दो आदमखोर स्कूल टीचर। एक बार की बात है, मीरपुर नामक गांव में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा सुंदर स्कूल था। आसपास के गांव में ऐसा स्कूल नहीं था जैसा वो स्कूल था। बड़े बड़े शहरों में भी ऐसा स्कूल नहीं देखा जाता था। इस स्कूल में सारी सुविधाएं थी। गांव के सभी बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आया करते थे। इस स्कूल को बने हुए 20 साल हो चुके थे और 20 सालों में इस गांव के स्कूल की वजह से गांव के बच्चों ने बहुत तरक्की की। इस स्कूल में पढ़ने के लिए दूर दूर के गांव से बच्चे आया करते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही एक दिन, अरे मुकेश बेटा, तू अपने गांव वापस क्यों नहीं आ जाता? तू तो शहर में जाकर बस ही गया। अरे यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, स्कूल भी अच्छा है, तेरे बच्चे अच्छी तरह यहाँ आकर शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर तुझे किस बात का डर? तू वापस अपने गांव आ। अगर तेरा वहाँ पर सब कुछ लूट पिट गया है तो यहाँ पर तेरा अपना घर है, जमीन है, वापस आ जा तू अपनी माँ के पास। मुकेश इस गांव का जमींदार था जो शहर जाकर बस गया था अपने परिवार के साथ। लेकिन शहर में उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था, जिस वजह से अब वो दोबारा से अपने गांव वापस आना चाहता था। मुकेश अपने परिवार के साथ गांव वापस आ जाता है। मुकेश की 2 बेटियां भी थी जो अब यही गांव में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती थीं। दादी, पिताजी तो हमारा एडमिशन कराने के लिए जा नहीं रहे, बस आजकल करे जा रहे हैं। आप चलिए हमारा एडमिशन कराने के लिए। हमें गांव आए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया। अगर इसी तरह से हमारी पढ़ाई छूटती गई तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। दादी हर्षिता और प्रीति को स्कूल ले जाती है उनका एडमिशन कराने के लिए। हर्षिता और प्रीति गांव का इतना ज्यादा सुंदर स्कूल देखकर चौंक जाती हैं और वो अपनी दादी से कहती है, दादी, ये स्कूल कितना ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा सुंदर है। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे इतना ज्यादा सुंदर स्कूल तो वो भी नहीं था, और यहाँ के स्कूल की फीस भी कितनी ज्यादा कम है। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उस स्कूल की फीस तो बहुत ही ज्यादा महंगी थी। गांव में इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा सुंदर स्कूल हो सकता है, हमने नहीं सोचा था। हम तो सोच रहे थे कि हम डेस्क की जगह नीचे पट्टी पर बैठेंगे, क्योंकि गांव के स्कूल तो ऐसे ही होते हैं, टूटी फूटी बिल्डिंग होती है। हाँ दादी, हर्षिता बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने तो यही सोचा था, लेकिन हमें शिक्षा प्राप्त करनी थी, इसीलिए हम गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यहाँ गांव का स्कूल तो शहर के स्कूल से भी ज्यादा अच्छा है। अरे बिटिया, तुम्हें पता है 20 साल पहले तक हमारे गांव में दूर दूर तक कोई स्कूल वगैरह नहीं थे। ये स्कूल तो 2 बहनों की देन है, जिन्होंने गांव के बच्चों के लिए इतना ज्यादा सोचा और ये स्कूल बनाकर तैयार किया। बहुत अच्छी थी वो दोनों बहनें। गांव के बच्चों के बारे में, गांव के बारे में इतना सोचा। तुम्हें पता है, इन दोनों बहनों की वजह से ही इस गांव में स्कूल है और आसपास के गांव के बच्चे भी इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। आप किसकी बात कर रही हैं और किसने बनाया इस स्कूल को? थी 2 बहनें जो हमारे गांव में शहर से आई थी। उनसे बच्चों की ये हालत देखी नहीं गई कि बच्चे गांव में अनपढ़ है, वो शिक्षा से दूर हैं, अपने माता पिता के साथ मजदूरी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी हमारे गांव में स्कूल बनाने में ही लगा दी। लेकिन क्या दादी, क्या लेकिन? बेचारी दोनों बहनों के साथ बहुत बुरा हुआ। यह स्कूल बनाने के 2 साल बाद ही बेचारियों के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। पता नहीं कैसे स्कूल के एक कमरे के अंदर आग लग गई और दोनों बहनें उस आग में जलकर मर गई। उनकी मौत का सबको बहुत दुख हुआ, और दुख होता भी क्यों नहीं, दोनों बहनें थी ही इतनी ज्यादा अच्छी। दादी पूरे रास्ते हर्षिता और प्रीति को नीलम और पूजा की कहानी सुनाते हुए जाती है। हर्षिता और प्रीति को नीलम और पूजा की ये कहानी सुनकर बहुत दुख होता है। अगले दिन दोनों बहनें स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अच्छे से तैयार होकर स्कूल आ जाती हैं और वो अच्छे से पढ़ाई करती हैं। तभी हर्षिता प्रीति से कहती है, प्रीति, मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। मैं तो बस यही सोचती रही कि बेचारी उन दोनों टीचर के साथ कितना बुरा हुआ और उनकी मौत किस तरह से हुई। चल एक बार उस रूम के पास चलकर देखते हैं। हर्षिता और प्रीति वहाँ जाकर देखना चाहती थी कि नीलम और पूजा दोनों टीचर्स की मौत किस तरह से हुई।
वो जो रूम 18 साल से बंद था वहाँ कोई भटकता नहीं था और वो दोनों बहनें वहाँ चली जाती हैं। जैसे ही वो उस रूम को खोलती हैं, वैसे ही उनकी चीख निकल जाती है। आ! नहीं, कौन है यहाँ पर? कौन है? हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हर्षिता और प्रीति जोर जोर से चिल्ला रही थी और दोनों बहन बेहोश हो जाती हैं। और जब उन्हें होश आता है तो दोनों बहनें अपनी ही क्लास में थी। ये देखकर दोनों बहनें और भी ज्यादा चौंक जाती हैं, क्योंकि कुछ समय पहले वो सेकंड फ्लोर के उस रूम के अंदर थी जहाँ पर नीलम और पूजा मैम की मृत्यु हुई थी और उन्होंने वहाँ पर बहुत ही भयंकर दृश्य देखा था, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए थे और वो बेहोश हो गई थी। और अब वो अपनी क्लास में थी और चारों तरफ स्टूडेंट और टीचर्स की भीड़ लगी हुई थी। क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? तुम्हारा आज स्कूल में पहला दिन है। हमें साफ साफ बताओ, तुम्हें कोई दौरे वोरे तो नहीं पड़ते? तुम्हारी वजह से क्लास के सभी बच्चे कितना डर गए, पागलों की तरह चिल्ला रही थी। छोड़ो छोड़ो, कौन पकड़ रहा था तुम्हें और किससे छोड़ने की भीख मांग रही थी? क्या हुआ तुम दोनों को? वो मिस, हम सेकंड फ्लोर पर गए थे और जैसे ही हमने सेकंड फ्लोर पर कदम रखा वैसे ही स्कूल की लाइट चली गई और आपको पता है, हम उस रूम के पास गए थे जो 18 साल से बंद पड़ा था। हमने जैसे ही उस रूम का दरवाजा खोला वैसे ही हमने 2 आत्माओं को देखा। वो खून में लहूलुहान थी, उनका पूरा चेहरा जला हुआ था और वो जोर जोर से हंस रही थी और उन्होंने पायल पहन रखी थी जो छम छम करके आवाज कर रही थी। और उन दोनों बहनों ने हम दोनों बहनों का गला पकड़ लिया, हमें जान से मारना चाहती थी। हम उनसे ही बचने की भीख मांग रहे थे मैडम। ये तुम दोनों बहनें क्या कहे जा रही हो? जब से सुबह से तुम स्कूल में आई हो तुमने इस क्लास से बाहर कदम भी नहीं रखा। तुम पूरे टाइम यहीं थी, अचानक बेहोश हो गई और तुम चिल्लाने लगी। अब जल्दी से बताओ कि ये जो तुमने हमें कहानी सुनाई है ये किस हॉरर मूवी का सीन है? बच्चों को डराना बंद करो। इस स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर तुम उल्टी सीधी भूतों की, चुड़ैल की, आत्माओं की कहानियाँ सुनाओगी तो बच्चे पढ़ाई पर कम कंसंट्रेट कर पाएंगे, अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। चलो जल्दी बताओ किस हॉरर मूवी का सीन बता रही हो? मिस, हम झूठ नहीं बोल रहे और ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है। हम कोई भूतिया कहानी नहीं सुना रहे। हमारे साथ जो हुआ हम वही बता रहे हैं। हम इस क्लास से बाहर गए थे सेकंड फ्लोर पर और हमने वो रूम खोला और हमारे साथ ये सब कुछ सच में हुआ। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम कभी झूठ नहीं बोलते। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। उनके साथ ये सब कुछ सच में हुआ था और टीचर्स और स्टूडेंट ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा डरी हुई थीं और वे पूरे 1 हफ्ते तक स्कूल में नहीं आती। 1 हफ्ते बाद वो दोबारा से स्कूल में आती हैं। सुनैना मैम सभी बच्चों को पढ़ा रही थी। तो प्यारे बच्चों, तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया? वेरी गुड, एक्सीलेंट। हर्षिता, सुनैना मैम कैसे मुस्कुरा रही हैं और इनका रूप बदलता जा रहा है। ये पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी हैं। सुनैना मैम को क्या हो गया? सोनी, पायल, क्या तुम्हें भी सुनैना मैम चुड़ैल नजर आ रही हैं? हम दोनों को तो ये चुड़ैल नजर आ रही हैं। और बोर्ड पर क्या लिखा है? तुमने इस स्कूल में आकर बहुत बड़ी गलती की। पायल, क्या तुम्हें भी बोर्ड पर ये लिखा हुआ नजर आ रहा है? तुम दोनों बहनों की क्या प्रॉब्लम है? सुनैना मैडम पढ़ा रही है और बोर्ड पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि तुमने स्कूल में आकर बहुत बड़ी गलती की है। बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा। सुनैना मैडम, ये दोनों बहनें बिल्कुल पागल हो चुकी है। ये हमें डरा रही है, कह रही है कि आप चुड़ैल बन चुकी हैं। क्लास के सभी बच्चों को सुनैना मैडम ही नजर आ रही थी, लेकिन हर्षिता और प्रीति को सुनैना मैडम चुड़ैल नजर आ रही थी, जिनका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और वो जोर जोर से हंस रही थी। बस हर्षिता और प्रीति को ही देखे जा रही थी। सुनैना मैम हर्षिता और प्रीति को दोनों को ही हवा में उड़ा देती हैं, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को ये नजर नहीं आता। हर्षिता और प्रीति जोर जोर से चिल्लाती हैं, हमें नीचे उतारो, हमें नीचे उतारो, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें नीचे उतारो। और ये हमारे साथ इस स्कूल में क्या हो रहा है? सभी बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें सुनैना मैम नजर आ रही है, लेकिन हमें सुनैना मैम चुड़ैल नजर आ रही है और ये हमें परेशान कर रही है। किसी भी बच्चे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सुनैना मैम, हमें छोड़ दीजिए, हमें नीचे उतार दीजिए। सुनैना मैम जो दोनों बहनों को चुड़ैल नजर आ रही थी, वो हर्षिता और प्रीति को जमीन पर पटक देती है। कुछ समय बाद नंदिनी मैम पढ़ाने आती है। हर्षिता और प्रीति को नंदिनी मैम भी चुड़ैल ही नजर आती है
और सभी बच्चों को नंदिनी मैम ही नजर आती है। अब तुम दोनों बहनें ये मत कह देना कि नंदिनी मैम भी चुड़ैल नजर आ रही है। हाँ, हम दोनों बहनों को नंदिनी मैम भी चुड़ैल ही नजर आ रही है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लगता है तुम दोनों बहनें हॉरर मूवी बहुत ही ज्यादा देखती हो। हमारे स्कूल में कोई भूत प्रेत नहीं है और नंदिनी मैम हमें पढ़ा रही है, वो कोई भूत या चुड़ैल नहीं है। तुम दोनों बहनों के दिमाग पर हॉरर मूवी का कोई सीन छपा हुआ है जो तुम्हारे दिमाग से निकलने को तैयार ही नहीं। बेचारी दोनों बहनें किसी भी बच्चे को या किसी भी टीचर को नहीं समझा पा रही थी कि इस स्कूल में 2 भूतिया टीचर हैं जो उन दोनों बहनों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, उन्हें मार रही है, पीट रही है, डरा रही है। दोनों बहनें इस स्कूल से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है। कहाँ जा रही हो? हमें रूम से बाहर निकाल कर कहाँ जा रही हो? आओ आओ, हमें तुम दोनों बहनों का ही इंतजार था। अब तुम हमें मुक्ति दिलाओगी। हम इतने सालों से इस स्कूल के रूम में कैद थे, अब तुम हमें मुक्ति दिलाओगी। हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। कौन हो तुम और हम दोनों बहनों को ही क्यों नजर आ रही हो और हम दोनों बहनों से क्या चाहती हो? तुम दोनों भूतिया टीचर्स हम दोनों बहनों को क्यों नजर आ रही हो? किसी को क्यों नजर नहीं आ रही? हम दोनों बहनों को क्यों परेशान कर रही हो, क्यों डरा रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो इस गांव में रहते भी नहीं हैं, इस गांव में नए आए हैं, फिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हमसे क्या चाहती हो? तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम मासूम हो, नादान हो, इसलिए अभी तक जिंदा हो। सिर्फ तुम्हें डराया, लेकिन गलती तुम्हारे बाप ने की है, पाप तुम्हारे बाप ने किया है। हम दोनों बेकसूर बहनों को जलाकर मार दिया। हम पूजा और नीलम है जिसने इस गांव की भलाई के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर इस स्कूल को बनाया। इस स्कूल में कोई टीचर नहीं थी, लेकिन हम पूरे स्कूल के बच्चे को दोनों बहनें मिलकर पढ़ा रहे थे और टीचर्स का बंदोबस्त कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे लालची बाप से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे पिताजी, उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हारा लालची बाप नहीं चाहता था कि इस स्कूल में कोई स्कूल बनाया जाए या इस स्कूल के बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करें। वो गांव के बच्चों को अनपढ़ जाहिल रखना चाहता था, इसीलिए उसने हमें धमकी दी, या तो हम इस स्कूल को छोड़कर चले जाएं या वो हमें जान से मार देगा। हम पीछे नहीं हटे, हम गांव की भलाई चाहते थे, बच्चों की भलाई चाहते थे, उन्हें शिक्षा दिलाना चाहते थे। हम डटे रहे और उसने हमें रास्ते से हटाने के लिए एक दिन हमें रूम में बंद कर जलाकर मार दिया। पिताजी ऐसा भी कर सकते हैं? हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। पिताजी ने तुम दोनों के साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। 18 साल से हम उस रूम के अंदर कैद थे, हमारी आत्माएं भटक रही थी। अब हमें मुक्ति चाहिए और हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब हम तुम्हारे बाप को तड़पा कर मार देंगे। हम इस स्कूल से बाहर तो नहीं जा सकते, हमें तुम्हारे बाप का खून चाहिए। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है और इस स्कूल के सभी बच्चों की जान प्यारी है तो मुकेश का हमें खून चाहिए, खून। हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति। हर्षिता और प्रीति को बहुत दुख होता है, लेकिन दोनों बहनें बहुत ही अच्छी थी। उनके बाप ने जो पाप किया था उस पाप की सजा तो उन्हें अपने पिताजी को दिलवानी ही थी और वो नीलम और पूजा मैम से वादा करती हैं और अगले दिन अपने बाप को स्कूल में लेकर आ जाती हैं। नीलम और पूजा मैम दोनों ही मुकेश का खून बहा देती हैं और उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। हर्षिता और प्रीति को बहुत दुख होता है अपने बाप के इस दुनिया से चले जाने का और अब इस स्कूल में कोई चुड़ैल, कोई भूत का कोई साया नहीं था और दोनों बहनें नीलम और पूजा मैम के बने हुए स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से शहर में महिमा अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। महिमा की तीनों बेटियां दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, परंतु इसके बावजूद भी लोग उन तीनों का मजाक बनाते थे और इसका कारण ये था कि वो तीनों गंजी थी। तीनों के सर पर एक भी बाल नहीं था, इसलिए लोग उन तीनों को गंजी बहनें कहकर बुलाया करते थे, जिस कारण तीनों बहनों को बहुत दुख होता था। पहले पड़ोस में उनका मजाक बनाया जाता था, फिर स्कूल में, और अब जब वो कॉलेज में आ गई थी तो कॉलेज की लड़कियां भी तीनों बहनों का मजाक बनाती थी। वो तीनों बहनें स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी, वो कभी भी किसी की बातों का गुस्से में जवाब नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन
तीनों बहनें देखती हैं कि उनकी माँ सोच में पड़ी है। तभी महिमा की बड़ी बेटी सुगंधा महिमा से पूछती है, क्या हुआ माँ, आपको चिंता में लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो आपके चेहरे पर ये शिकन कैसी? क्या बताऊं, मैं तुम तीनों के विवाह की चिंता में हूँ। मैंने जिसे भी तुम तीनों की फोटो दिखाई उसने मना कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। ऐसा कहकर महिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद तीनों बेटियां मिलकर अपनी माँ को शांत कराती है। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। फिर जैसे तैसे महिमा अपनी तीनों बेटियों के लिए एक रिश्ता ढूंढ लेती है और एक दिन एक औरत अपने तीनों बेटों के साथ महिमा के घर पर आती है। चलिए बहन जी, बात तो होती रहेगी, आप अपनी तीनों लड़कियों को बुला दीजिए। सुगंधा, निशा, आयुषी, बाहर आओ बेटा। जैसे ही तीनों बहनें बाहर आती हैं, उस औरत का मुंह बन जाता है और उसके तीनों बेटे भी अपना मुंह फेर लेते हैं। इसके बाद वो औरत गुस्से में कहती है, ये क्या बहन जी, आपकी तीनों बेटियां गंजी हैं? आपने हमें ये बात तो बताई ही नहीं। आपको क्या लगता है मैं अपने बेटों की शादी इन गंजी लड़कियों से करूंगी? कहाँ मेरे तीनों हैंडसम लड़के और कहाँ आपकी ये गंजी लड़कियां? मुझे माफ करिएगा, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे बहन जी रुकिए तो, मेरी बात तो सुनिए। वो औरत वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है और महिमा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। वो दिन इसी तरह बीत जाता है। फिर अगले दिन जब वो तीनों बहनें कॉलेज जाती हैं, तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की जो बहुत ही अमीर और घमंडी थी, वो उन्हें रास्ते में रोक लेती है। फ्रेंड्स, तुम जानते हो कल क्या हुआ? इन तीनों गंजी लड़कियों को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। इन तीनों को लगा था कि इनकी शादी तय हो जाएगी, पर इन तीनों को ये नहीं पता था कि कोई भी लड़का किसी गंजी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। और आखिर हुआ भी यही। वो तीनों लड़के इन्हें रिजेक्ट करके चले गए। और आखिर करें भी क्यों ना? इस दुनिया में कौन है जो गंजी लड़कियों से शादी करने में इंटरेस्टेड है? ऐसा कहकर वो लड़की हंसने लगती है और उसके साथ साथ कॉलेज के बाकी बच्चे भी हंसने लगते हैं। उस लड़की की बातें सुनकर तीनों बहनों को बहुत बुरा लगता है और वो तीनों घर आ जाती हैं और इस बार हिम्मत करके अपनी माँ से पूछती है, माँ, आप हमें सच सच बताइए, हम तीनों गंजी कैसे हैं? अगर हमारे बाल कटे होते तो वो वापस आ जाते। अगर हमें कोई बीमारी होती तो वो हम तीनों को एक साथ नहीं होती। आखिर हमारे इस गंजेपन के पीछे राज क्या है? हमें बता दीजिए प्लीज। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपके बाल इतने सॉफ्ट और लंबे हैं, पर हमारे ऐसे क्यों नहीं है? प्लीज माँ बताइए। ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं पहले यहाँ नहीं रहती थी। मैं एक जंगल में रहती थी। वहीं तुम तीनों का जन्म भी हुआ था। जब मैंने तुम तीनों को जन्म दिया तो तुम गंजी नहीं थी, बल्कि तुम तीनों के सर पर सोने, चांदी और हीरे के बाल थे। सुगंधा, तुम्हारे सर पर सोने के बाल थे। निशा, तुम्हारे सर पर चांदी के बाल और आयुषी, तुम्हारे सर पर हीरे के बाल थे। मैं तो तुम तीनों को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन तभी मुझे पता चला कि एक चुड़ैल तुम तीनों के बालों के पीछे पड़ी है। वो चाहती थी कि मैं तुम तीनों को उसके हवाले कर दूं, ताकि वो तुम्हारी बलि देकर तुम्हारे बाल हासिल कर ले और उससे अपनी शक्तियों को 10 गुना कर ले। मैं उस चुड़ैल से मुकाबला करने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैंने तुम तीनों को अपनी जादुई शक्तियों से हमेशा हमेशा के लिए गंजा कर दिया, ताकि तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो। और उसके बाद मैं तुम्हें लेकर यहाँ शहर में आ गई। अगर तुम्हें लगता है मैंने गलत किया है तो तुम तीनों मुझे सजा दे सकती हो। नहीं माँ, आपने बिल्कुल भी गलत नहीं किया। आपने तो हमारी जान बचाने के लिए ये सब कुछ किया। हाँ माँ, आप इन सब के लिए अपने आप को दोषी मत ठहराइए। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। महिमा दरवाजा खोलती है तो सामने एक बूढ़ी औरत को पाती है। वो बूढ़ी औरत महिमा से कहती है, तुम महिमा हो ना? हाँ कहिए। महिमा बहन, मैंने सुना है कि तुम अपनी तीनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो, पर उनके गंजेपन के कारण तुम्हें कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है।
मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का समाधान है। कैसा समाधान? देखो महिमा बहन, मेरे भी 3 बेटे हैं और मुझे भी उन तीनों की शादी करानी है। लोग लंबे बालों को ही खूबसूरती समझती हैं, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। अगर ये तीनों गंजी लड़कियां भी मेरी बहू बन जाती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। और रही बात मेरे बेटे की, तो ये रही उन तीनों की फोटो। अगर आपको वो पसंद है तो मैं रिश्ता पक्का समझूं। महिमा उस औरत के द्वारा दिखाई गई तीनों लड़कों की फोटो देखती है और उसे लड़के पसंद आ जाते हैं और वो अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता तय कर देती है। परंतु महिमा ये नहीं जानती थी कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल है जो उसकी बेटियों के जादुई बालों के पीछे पड़ी थी। मैं तो इतने साल बाद भी इस महिमा को पहचान गई, पर ये मुझे नहीं पहचान पाई। बस एक बार मेरे राक्षस बेटों से इन तीनों की शादी हो जाए, फिर मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत बन जाऊंगी। ये सब सोच सोच कर चुड़ैल बहुत खुश हो रही होती है। यहाँ दूसरी ओर महिमा अपनी बेटियों के साथ शादी की तैयारियां कर रही होती है। एक दिन ऐसे ही वो लोग मार्केट में लहंगा लेने गए होते हैं कि तभी महिमा को वो बूढ़ी औरत बनी चुड़ैल दिखाई देती है। महिमा उसे आवाज लगाती है, परंतु वो सुनती नहीं है। इसके बाद महिमा उसका पीछा करने लगती है। चुड़ैल चलते चलते अपनी गुफा में पहुंच जाती है और अपने तीनों बेटों से बातें करने लगती है। बस अब कुछ दिन का और इंतजार है। एक बार उन तीनों की शादी तुम तीनों से हो जाए, उसके बाद मैं अपना विकराल रूप दिखाऊंगी। ये सब देखकर महिमा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो चुड़ैल के सामने आ जाती है। अब तक तूने मेरी बेटियों के जादुई बालों को पाने का सपना छोड़ा नहीं, पर तू चाहे जितने हाथ पैर मार ले, तू मेरी बेटियों के जादुई बाल कभी हासिल नहीं कर पाएगी। अच्छा, तुझे पता चल गया? अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि तू खुद ही मेरी गुफा में आ गई। अब तुझे मार के तेरी बेटियों की शादी अपने बेटों से करवाऊंगी, और उसके बाद जब तेरी तीनों बेटियों के जादुई बाल वापस आ जाएंगे तो उनकी बलि देकर इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत बन जाऊंगी। तेरा सपना पहले भी पूरा नहीं हुआ था और अब भी मैं इसे पूरा नहीं होने दूंगी। सुगंधा, निशा, आयुषी, तुम तीनों अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम तीनों को कोई भी नुकसान पहुँचे। पर माँ, हम तीनों आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हाँ माँ, हमें आपकी मदद करने दीजिए। इस समय तुम लोग मेरी सबसे बड़ी मदद यहाँ से जाकर कर सकते हो। ऐसा कहकर महिमा अपने जादू से एक कालीन प्रकट करती है और उस पर अपनी तीनों बेटियों को बैठाकर हवा में उड़ा देती है। वो तीनों बहनें अपनी माँ को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, परंतु वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। महिमा अपनी पूरी शक्तियों के साथ लड़ती है। वो चुड़ैल के तीनों बेटों का अंत कर देती है, परंतु इतना कुछ करने के बाद भी वो चुड़ैल को मार नहीं पाती और चुड़ैल अपने सबसे शक्तिशाली वार का इस्तेमाल करके महिमा को मौत के घाट उतार देती है। बड़ी आई थी मुझे खत्म करने, बड़ी आई थी मुझे खत्म करने, अब खुद की जान गंवा बैठी। यहाँ दूसरी ओर तीनों बहनें हवा में उड़ रही थी, पर तीनों में से किसी को भी कालीन उड़ाना नहीं आता था। इसलिए जब तेज हवा चलती है तो उनके कालीन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो तीनों एक तालाब के पास आकर गिरती है। उस तालाब में 3 भाई मछलियां पकड़ रहे थे। जैसे ही उन तीनों की नजर तीनों बहनों पर पड़ती है तो वो उन तीनों की मदद के लिए भाग कर जाते हैं। आप तीनों ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? वैसे आप आसमान से नीचे कैसे आई? आप किसी पेड़ पर चढ़ रही थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। इसके बाद तीनों बहनें उन तीनों भाइयों को सारी बात बताती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग हमारे घर चलिए और अपनी चोटों पर मरहम लगवा लीजिए और हो सके तो हमारे ही घर कुछ दिन आराम कीजिए। तीनों बहनें कुछ देर सोचती है और फिर उन तीनों भाइयों के साथ चली जाती है और उनके घर पर कुछ दिन रुकती है। वो तीनों भाई मन की खूबसूरती में विश्वास रखते थे। उनके लिए तन की खूबसूरती केवल एक भ्रम था। इसलिए वो तीनों सुगंधा, निशा और आयुषी को अपना लेते हैं
और फिर उन तीनों भाइयों की उन तीनों बहनों से शादी हो जाती है। जैसे ही शादी की रस्में पूरी होती है, सुगंधा के सोने के, निशा के चांदी के और आयुषी के हीरे के बाल प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर तीनों बहनें भी हैरान रह जाती है, परंतु फिर उन्हें अपनी माँ की कही बात याद आती है, जिसके बाद सुगंधा कहती है, अब से हमारा घर गांव में सबसे गरीब नहीं रहेगा। मेरे बाल आपको सोने की चीजें देंगे, निशा के बाल आपको चांदी की चीजें देंगे और आयुषी के बाल आपको हीरे की चीजें देंगे। और अब इस पूरे गांव में किसी को भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सुगंधा की बात सुनकर शादी में आए सभी गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद गांव की हालत ठीक करने के लिए तीनों बहनें अपने बालों की मदद से ढेर सारा धन इकट्ठा करती है और गांव वालों में बांटने लगती है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और जैसे तैसे ये बात चुड़ैल को भी पता चल जाती है और चुड़ैल को ये समझते देर नहीं लगती कि तीनों बहनें उसी गांव में हैं। इसके बाद चुड़ैल उस गांव में पहुंच जाती है और पूरे गांव में हमला करने लगती है। क्या हुआ माँ जी? आप तो जब बाहर गई थी तो बहुत खुश थी, फिर इतनी चिंता में वापस क्यों आई? बेटा, मैंने सुना है कि किसी चुड़ैल ने गांव पर हमला कर दिया है और वो इधर उधर आग के गोले फेंक रही है। कितने लोग तो घायल हो गए हैं। तुम लोग बाहर मत जाना, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। माँ जी, वो चुड़ैल हमारे लिए ही आई है और हमें वहाँ जाना ही होगा। हाँ माँ जी, ये लड़ाई हमारी है और हमें इसे अपनी माँ के लिए लड़ना ही होगा और आखिरकार हमें अपनी माँ का बदला भी तो लेना है। इसके बाद तीनों बहनें उस चुड़ैल के पास पहुँच जाती हैं। मैं जानती थी तुम तीनों अपनी माँ की तरह हो, अपनी वजह से किसी और को मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैंने ये सब किया। अरे वाह, तो ऐसे दिखते हैं ये सोने चांदी और हीरे के जादुई बाल। अब ये बाल मेरे होकर रहेंगे। ये तेरा भ्रम है, तेरी सिर्फ एक ही चीज होगी और वो है मृत्यु। जब तुम्हारी माँ मेरा बाल बांका नहीं कर पाई तो तुम किस खेत की मूली हो। इसके बाद वो तीनों बहनें एक घेरा बना लेती है और अपनी शक्तियों को एकत्रित करने लगती है और फिर अपनी एकत्रित की गई शक्तियों से उस चुड़ैल पर वार करती है। इतनी प्रचंड शक्ति को चुड़ैल झेल नहीं पाती और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद तीनों बहनें गांव वालों में धन बांटती है ताकि जिनका भी नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सके। और उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें उसी गांव में हंसी खुशी लोगों की मदद करते हुए रहने लगती है।